दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में भारत ने एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसको HAPS यानी हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट के नाम से जाना जाता है, उसका परीक्षण किया है। अगर ये परीक्षण भविष्य में और अधिक सफल होते हैं तो HAPS सर्विलेंस और निगरानी के क्षेत्र में सैटेलाइट और ड्रोन को भी मात दे सकता है। आज इन फोकस में इसके संपूर्ण परिप्रेक्ष्य को हम समझने का प्रयास करेंगे और इसलिए हमारे टॉपिक का नाम होगा, क्या है भारत द्वारा विकसित HAPS जो ले सकता है ड्रोन और सैटेलाइट की जगह। ड्रोन और सैटेलाइट की जगह ले सकता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि सर्विलेंस के क्षेत्र में, मॉनिटरिंग के क्षेत्र में और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में यह उनकी जगह ले सकता है, उनको भी मात दे सकता है और भारत इसका सदुपयोग कर सकता है। इसकी एक सामान्य तस्वीर आप यहां देख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या होंगे। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है, यानी भारत के द्वारा, भारत की एक नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के द्वारा एक HAPS यानी हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट का परीक्षण किया गया है। एक प्रोटोटाइप का, यानी प्रोटोटाइप का मतलब इसके एक प्रोटोटाइप नमूने का परीक्षण किया गया है जिसमें वो काफी हद तक सफल हुआ है। तो इसमें और अधिक परीक्षण की आवश्यकता है, इसलिए हमारे लिए जानना जरूरी है कि HAPS क्या है और इसकी भारत को जरूरत क्यों है। इसमें आने वाली चुनौतियों को भी जानेंगे और अंत में देखेंगे कि भारत लगातार नई नई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में, उन्नत प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में निवेश क्यों कर रहा है। यानी भारत और HAPS के एक व्यापक परिप्रेक्ष्य को समझने का प्रयास करेंगे। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है ये UPSC की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ता है, उसके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए, तभी हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन प्राप्त करने में आपको आसानी होगी। साथ ही इन फोकस प्रोग्राम की सभी PDF फाइल आपको इन फोकस दृष्टि IAS के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहां जाकर के आप सारी PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को लगातार अद्यतन कर सकते हैं। हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट क्या है? दरअसल NAL जो कि CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की एक तरह से उसके अंतर्गत काम करती है, उसके द्वारा नई पीढ़ी के मानव रहित यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, हवाई वाहन का एक प्रोटोटाइप है जो इसने हाल ही में उड़ाया है। हाल ही में उड़ाया है यानी एक खास एल्टीट्यूड पर उड़ाया है, एक खास ऊंचाई पर उड़ाया है। कितनी ऊंचाई पर उड़ाया है? जमीन से लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको उड़ाया गया है। ड्रोन का जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें जमीन से ऊंचाई बेहद सीमित होती है और वहीं जब हम सैटेलाइट का प्रयोग करते हैं तो सैटेलाइट की ऊंचाई हजारों किलोमीटर में भी होती है। यहां पर जो ऊंचाई है ये 20 किलोमीटर के आसपास है। सामान्य तौर से इस तरह की ऊंचाई में जब हम किसी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं तो उन्हें HAPS की श्रेणी में रखा जाता है। साथ ही इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पूरी तरह से सूर्य द्वारा उपलब्ध कराई गई ऊर्जा पर यानी सौर ऊर्जा पर निर्भर होगा, उसी से संचालित होगा और उससे संचालित होने के कारण इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होगी कि महीनों तक 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर रह करके हवा में काम करने में सक्षम होगा। इसकी जो प्राथमिक उपयोगिता है, प्राथमिक उपयोगिता इसकी सर्विलेंस के क्षेत्र में होगी, मॉनिटरिंग के क्षेत्र में यानी अवलोकन के क्षेत्र में और निगरानी के क्षेत्र में होगी। साथ ही भविष्य में इस बात की भी संभावना है कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में और अन्य क्षेत्रों में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। अन्य क्षेत्रों का मतलब जैसे शहरी क्षेत्रों में किसी भी भूमि का प्रबंधन अगर करना हो तो शहरी प्रबंधन के अंतर्गत भी इसका प्रयोग भविष्य में किया जा सकता है। इस तरह के प्रयोग विश्व के अलग अलग देशों ने, अलग अलग कंपनियों ने पहले भी किया है। जैसे जो विश्व रिकॉर्ड अब तक बनाया गया है वो एयरबस द्वारा निर्मित जेफर द्वारा बनाया गया है। जेफर भी एक प्रकार का क्या है? HAPS है। अगस्त 2022 में 64 दिनों तक लगातार इसने हवा में उड़ान भरी थी। ये एक महत्वपूर्ण प्रयोग है। और NAL का जो प्रोटोटाइप है ये हवा में लगभग 8.5 घंटे इसने बिताए हैं, जिसका परीक्षण NAL यानी नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने किया है। भविष्य में इसकी योजना यह है कि अगले महीने में इस तरह से इसका प्रयोग करना है कि ये 24 घंटे
उड़ान भर सके, हवा में रह सके। और साथ ही वर्ष 2027 तक भारत द्वारा जो लक्ष्य रखा गया है वो ये रखा गया है कि 90 दिनों तक इसको हवा में इसकी उड़ान भराई जा सके, ताकि लंबे समय तक ये निगरानी के विषयों में, सर्विलांस के क्षेत्र में काम आ सके। तो ये सामान्य परिचय है। इसके अंतर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि इसकी जरूरत क्यों है। जरूरत इसलिए है कि सामान्य तौर से अवलोकन के क्षेत्र में, निगरानी के क्षेत्र में प्रयोग किसका होता है? सामान्य अनमैन्ड एरियल व्हीकल का, जिसको सामान्य भाषा में ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है। ये ड्रोन पूरी तरह से बैटरी द्वारा चालित होते हैं, आप जानते हैं, बैटरी से चालित होते हैं। और इनकी निरंतर, इनके माध्यम से निगरानी रखना, मॉनिटरिंग करना, किसी क्षेत्र पर सर्वेलेंस रखना बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है, क्योंकि ये निचले स्तर पर उड़ान भरते हैं। काफी निचले स्तर पर उड़ान भरने के कारण इनके द्वारा जो समग्र क्षेत्र निगरानी के अंतर्गत आता है वो सीमित हो जाता है, क्योंकि जितने निचले स्तर पर उड़ान भरेंगे उतना ही क्षेत्र छोटा होता चला जाएगा जो निगरानी के अंतर्गत आएगा। तो इनकी निगरानी बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है। वहीं उपग्रह यानी सैटेलाइट जिनका हम इस्तेमाल करते हैं वो बड़े क्षेत्र का निरीक्षण कर सकती हैं, लेकिन लगातार लक्षित क्षेत्र पर नजर नहीं रख सकती। इसका कारण क्या है कि जो निचली कक्षाओं में घूमने वाले उपग्रह हैं वो पृथ्वी के सापेक्ष लगातार अपनी स्थिति को बदलते रहते हैं। बदलते रहने के कारण लगातार एक ही क्षेत्र पर, लक्षित क्षेत्र पर नजर रखना बेहद मुश्किल हो जाता है। वहीं भूस्थैतिक उपग्रह, ये जो सामान्य उपग्रह है, लो अर्थ ऑर्बिट, LEO, लो अर्थ ऑर्बिट, जो सामान्यतः 2000 किलोमीटर या उससे नीचे का पृथ्वी के सापेक्ष ऊंचाई होती है, उसमें घूमते हैं। और वहीं भूस्थैतिक उपग्रह, जिसको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं, वो पृथ्वी से उसकी ऊंचाई 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई होती है, लेकिन ये एक क्षेत्र पर लंबे समय तक नियंत्रण, निगरानी रख सकते हैं, उसका सर्विलेंस कर सकते हैं, इनके काम में स्थिरता भी होती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या है कि ये बहुत महंगे होते हैं, और एक बार इन्हें फिक्स कर दिए जाने के बाद, एक क्षेत्र में तैनात कर दिए जाने के बाद, इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यहां दोबारा उपयोग करने का मतलब है इनको रीपर्पज नहीं किया जा सकता, साथ ही इनको रीओरिएंट भी नहीं किया जा सकता। यानी दोबारा किसी एंगल से हमें अलग अलग क्षेत्रों की अगर निगरानी करनी हो, किसी अन्य क्षेत्र की करनी हो, तो इसको रीओरिएंट भी नहीं किया जा सकता। जबकि जो HAPS है, हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट है, उसको आप रीपर्पज भी कर सकते हैं, रीओरिएंटेड भी कर सकते हैं, दोबारा पेलोड भी लगा सकते हैं। उसकी ये महत्वपूर्ण विशेषता है। तो HAPS का जो उद्देश्य है, इन सभी कमियों को दूर करने के अंतर्गत इसकी विशेष रूप से भूमिका आती है। इसको समताप मंडलीय वाहन भी कहा जाता है। समताप मंडलीय वाहन, जैसे आप पृथ्वी तल से ऊपर बढ़ेंगे तो सबसे पहले क्षोभ मंडल आता है, और क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल आता है। समताप मंडल की जो ऊंचाई है वो 10 किलोमीटर, पृथ्वी से 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच का क्षेत्र समताप मंडल के अंतर्गत सामान्य तौर से आता है। लेकिन उसकी ऊंचाई जैसे विषुवत रेखा पर और पोलर रीजन में अलग अलग होती है। जैसे विषुवत रेखा पर अगर आप इसकी ऊंचाई देखेंगे समताप मंडल की, तो वो 20 किलोमीटर तक हो जाती है, और पोलर क्षेत्र में 7 किलोमीटर के ऊपर समताप मंडल सामान्य तौर से माना जाता है। लेकिन जो सामान्य ऊंचाई है वो 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच होती है। तो ये इसका सामान्य तौर से HAPS का प्रयोग कहां किया जाएगा? जैसे जो परीक्षण हुआ 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर हुआ है, सामान्य तौर से 17 किलोमीटर से 23 किलोमीटर के ऊपर ये उड़ान सामान्य तौर से भरेगा। तो इसलिए इसको समताप मंडलीय वाहन कहते हैं। लगभग इसकी जो ऊंचाई जहां पर ये काम करेगा वहां पर ये धीमी गति से उड़ान भरेगा। धीमी गति से उड़ान भरने का मतलब है कि इसकी जो गति होगी वो 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, और 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होने और साथ ही 20 किलोमीटर पृथ्वी से ऊपर होने के कारण ये एक पर्टिकुलर क्षेत्र पर, एक लक्षित क्षेत्र पर ज्यादा अच्छी तरह से निगरानी रख सकता है, उसका ज्यादा अच्छी तरह से सर्विलेंस कर सकता है, अवलोकन कर सकता है। यानी 200 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र पर आसानी से इस प्रकार से नजर रख सकता है, और साथ ही 5 मीटर रेजोल्यूशन के साथ 400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर आसानी से नजर रख सकता है। यानी अगर इसके सर्विलेंस के क्षेत्र में 400 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आए तो ये 5 मीटर के रेजोल्यूशन के साथ अपना काम को अंजाम दे सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर 5 मीटर के क्षेत्र में कोई एक ऑब्जेक्ट है तो उसकी अच्छी तरह से पहचान कर सकता है,
और अगर दूसरा ऑब्जेक्ट है इसी 5 मीटर के दायरे में, तो इसके रेजोल्यूशन में हल्की सी एक ही ऑब्जेक्ट के रूप में पहचान करेगा। इसका मतलब यह हुआ, तो 5 मीटर की दूरी पर अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है तो उसकी पहचान सही तरह से कर सकेगा, ये रेजोल्यूशन का मतलब हुआ। इसी तरह से अगर 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर सर्विलेंस करना हो तो इसका जो रेजोल्यूशन है वो 15 सेंटीमीटर तक हो सकता है, उस रेजोल्यूशन को प्राप्त किया जा सकता है। किसी अन्य स्थान पर तैनात किया जा सकता है, यानी जो अभी आपको बताया था कि सैटेलाइट को एक बार फिक्स्ड कर दिए जाने के बाद उसकी स्थान में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन HAPS के स्थान में परिवर्तन किया जा सकता है, ये स्वाभाविक है। और साथ ही इसके पेलोड में भी परिवर्तन किए जा सकते हैं। इसके अंतर्गत आने वाली सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है? चुनौतियां तकनीकी रूप से हम देख सकते हैं, इसमें तकनीकी बाधाएं हैं, और सबसे बड़ी तकनीकी बाधा क्या है कि ये केवल सोलर बैटरी से ही चलेगा, सोलर सेल से चलेगा। तो सोलर सेल, बैटरी और समग्र सामग्री में हाल ही में उन्नत प्रौद्योगिकियों का विकास हुआ है, एडवांस टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, लेकिन अभी उतना विकास नहीं हुआ है कि इसकी जो क्षमता है वो इतनी बढ़ाई जा सके कि ये लंबे समय तक काम कर सके। क्योंकि इस प्रौद्योगिकी में अगर आपको HAPS को लंबे समय तक काम करवाना है तभी ये सफल हो सकता है। जिस प्रकार से सैटेलाइट है वो बहुत लंबे समय तक रह करके, ऊंचाई पर रह करके आपके सर्विलेंस में मदद करती है, तो इसी प्रकार से अगर इसकी हवा में बने रहने की जो क्षमता है वो कुछ ही घंटों तक सीमित रहेगी तो इसका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें अपनी बैटरी प्रौद्योगिकी में, खासतौर से सोलर बैटरी में, उसको और ज्यादा उसकी दक्षता को उन्नत करना होगा। तो प्राथमिक चुनौती किसकी है? पर्याप्त सौर ऊर्जा की। सौर ऊर्जा, क्योंकि तभी लंबे समय तक ये उड़ान भर सकता है, इसके लंबे समय तक पेलोडों को संचालित किया जा सकता है, पेलोड को संचालित किया जा सकता है, और लंबे समय तक बैटरी को चार्ज रखा जा सकता है। साथ ही इसमें कुछ डिजाइन संबंधी चुनौतियां भी हैं। डिजाइन संबंधी चुनौतियां इस तरह से है कि बिजली की जरूरत को कम करने के लिए विमान को बेहद हल्का बनाने की जरूरत है। तो विमान को बेहद हल्का इसलिए रखा जाएगा क्योंकि तभी इसकी बिजली संबंधी आवश्यकताओं को सौर ऊर्जा से पूरा किया जा सकता है। उसी तरह से विमान को हल्का रखने के साथ साथ एक चुनौती ये भी आती है कि हल्का होने के साथ साथ इसको स्थिर भी रखना है। तो इनको हल्का भी रखना है और स्थिर भी रखना है, और इसके लिए समताप मंडल की ऊंचाई ही विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यानी पृथ्वी सतह से 17 से 23 किलोमीटर ऊपर ये उड़ान के लिए सबसे अनुकूल जगह पाई गई है। हवा क्यों पाई गई है? क्योंकि वहां पर हवा की गति बेहद सीमित होती है, बहुत कम होती है, और हल्के वजन वाले विमानों के लिए स्थिर रहने के लिए वो एक बहुत ही आदर्श स्थिति का निर्माण करती है। ये जो स्थान है, ये नागरिक उड़ान, जो हमारे सामान्य से हवाई जहाज होते हैं, जो नागरिक उड्डयन क्षेत्र है, नागरिक विमान उड़ान से काफी ऊपर है, और अवलोकन करने के लिए, यानी सर्वेलेंस करने के लिए और मॉनिटरिंग करने के लिए बहुत ही अनुकूल स्थान के रूप में माना जाता है। इसमें एक जो महत्वपूर्ण समस्या ये आती है कि इतनी अधिक ऊंचाई पर जो तापमान है वो -50 डिग्री या उससे भी कम जा सकता है। तो इस स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक्स को गर्म रखने की आवश्यकता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स को गर्म रखने की आवश्यकता यह है कि बिजली संसाधनों पर इसका और ज्यादा बोझ बढ़ेगा। यानी जो हमारी सोलर बैटरी है उनकी दक्षता को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। एक और महत्वपूर्ण समस्या ये आती है कि जो वहां पर हवा का घनत्व है वो समुद्र तल पर जो सामान्य हवा का घनत्व रहता है उसके केवल 7% के ही बराबर है। तो इतने ऊंचे स्थान पर जहां पर हवा का घनत्व केवल 7% है, इस विमान को, इस HAPS को बनाए रखने के लिए, इसकी लिफ्ट के लिए और थ्रस्ट के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पैदा कर देता है। तो सोलर सेल और बैटरी की उच्च दक्षता की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो किस प्रकार की दक्षता होनी चाहिए? 500 वोट घंटा पर किलोग्राम ऊर्जा घनत्व वाली बैटरी सेल पर इसलिए विचार किया जा रहा है। इसको क्या कहते हैं? ऊर्जा घनत्व। एक बैटरी के ऊर्जा घनत्व को किस प्रकार से माना जाता है? यानी जो बैटरी का वजन होता है उस वजन के अनुपात में उसकी ऊर्जा संग्रहित करने की क्षमता का माप ऊर्जा घनत्व के रूप में जाना जाता है। तो सामान्य तौर से अगर हम इतनी ऊंचाई पर किसी HAPS को रखना है, उसकी उड़ान को सक्षम बनाना है, तो हमें 500 वोट घंटा पर किलोग्राम ऊर्जा घनत्व वाली बैटरी की आवश्यकता है। कुछ कंपनियों ने इतनी क्षमता वाली ऊर्जा बैटरियों का विकास किया है जो व्यावसायिक रूप से उपलब्ध है, लेकिन वे बहुत ही महंगी है। टेस्ला जैसी कंपनी
जो बहुत ही हाई उच्च दक्षता वाली कारों का निर्माण करती है, उसने भी अभी तक 240 से 260 वोट घंटा किलोग्राम ऊर्जा संग्रहित करने वाली बैटरियों का ही विकास किया है। जो सामान्यतः ट्रकों में बैटरियों का इस्तेमाल होता है, उनकी जो क्षमता है वो बेहद सीमित है, जैसे 75 वोट घंटा पर किलोग्राम ऊर्जा के आसपास होती है, कई बार 90 के आसपास भी होती है। तो इसके अंतर्गत बेहद विकास करने की आवश्यकता है, ये चुनौती से पार पाने की आवश्यकता है। भारत किस प्रकार से उन्नत प्रौद्योगिकियों में विकास कर रहा है, किस प्रकार से उनमें निवेश कर रहा है, HAPS उसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। भारत के लिए ऐसा प्रौद्योगिकी क्षेत्र है HAPS, जहां पर ये बहुत अर्ली स्टेज में, प्रारंभिक चरण में ही इस क्षेत्र में आ गया है, क्योंकि बहुत अधिक देशों ने इस क्षेत्र में उन्नत विकास, एडवांस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विकास नहीं किया है। तो शुरुआती चरण में ही प्रवेश करने का से फायदे किस प्रकार से होंगे? एक तो भारत इस क्षेत्र में तेजी से अपनी क्षमताओं का निर्माण कर सकता है, साथ ही ये भारत को प्रौद्योगिकियों को शीघ्र तरीके से अपनाने में सक्षम बनाएगा। साथ ही इससे जुड़े जो अधिकार हैं, जो पेटेंट संबंधी अधिकार है, भारत उन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकता है। इन सभी प्रौद्योगिकियों के माध्यम से जो व्यापार में बढ़ोतरी होगी, उन व्यापार के अवसरों का प्रयोग कर सकता है। और साथ ही इस प्रौद्योगिकी का जो अन्य क्षेत्रों में प्रयोग है, यानी किसी खास प्रौद्योगिकी का कृषि के क्षेत्र में, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में, शहरी प्रबंधन के क्षेत्र में जो प्रयोग है, उसको भी भारत कर सकता है। इसी को प्रौद्योगिकी स्पिन ऑफ कहते हैं, स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से इसको जाना जाता है। और इन्हीं कारणों से हाल ही के वर्षों में भारत ने उभरती प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान को, रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए बहुत तेजी से, बहुत कारगर तरीके से निवेश किया है। अंत में इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? HAPS हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट वाहन के क्या अनुप्रयोग संभव है? आपके ऑप्शंस हैं अवलोकन यानी सर्वेलेंस, निगरानी मॉनिटरिंग, आपदा प्रबंधन या उपयुक्त सभी। इन सभी, इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन प्राप्त करने में आपको आसानी हो। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।